So my dear friends, अपने आ गए हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पार्ट्स में। ठीक है, हम लोग आ गए हैं उस वर्ल्ड में जहां हम लोग बात करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। एकदम ध्यान से सुनना, आप लोगों को सुनना इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। ठीक है, सबसे पहले तो दोस्तों मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है हमारे सिलेबस के अंदर वो इक्वल वेटेज कैरी करता है, मतलब 50% वेटेज कैरी करता है। ठीक है ना, क्योंकि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का दोस्तों 50% वेटेज है, तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, एज इंपॉर्टेंट एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का काफी चैप्टर्स हम लोग पढ़े, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इनकम एग्रीगेट्स, बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम एंड मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, ये सारे कंसेप्ट हम लोग पढ़े। माय डियर फ्रेंड्स, हियर वी आर डिस्कसिंग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो दोस्तों आइए हम लोग शुरुआत करते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, क्योंकि ये एक 50% वेटेज कैरी करने वाला यूनिट है हमारे क्लास 12 सीबीएसई के सिलेबस में। तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा और बताया जाए। दोस्तों जैसा कि नाम सजेस्ट करता है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, थ्रू आउट दिस सीरीज हम लोग इंडिया का डेवलपमेंट जर्नी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इंडिया कैसे डेवलप किया ओवर द पीरियड, क्या हालत था इंडिया का ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, क्या किया इंडिया उसके बाद एंड लेटर ऑन। हम लोग पढ़ेंगे कि इंडिया में क्या सिचुएशन है या वर्ल्ड लेवल पर क्या सिचुएशन है पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट जैसे डेटा का। हम लोग कंपेयर करेंगे इंडियन इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी और पाकिस्तानी इकोनॉमी इन कमिंग चैप्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पार्ट। पर दोस्तों फॉरगेट एवरीथिंग, अभी स्ट्रेट अवे गिव योर कंप्लीट अटेंशन हियर। मैं आपको बता दूं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ सीरीज विच इन्वॉल्व्स 3 एक्चुअली चैप्टर्स तो 8 और 9 है, पर पहला 3 चैप्टर तो प्रॉपर सीरीज है। पहला 3 चैप्टर्स प्रॉपर सीरीज है। फर्स्ट 3 चैप्टर्स आर डिवाइडेड समथिंग लाइक दिस। नंबर 1 ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। पहला 3 चैप्टर्स मैं बता रहा हूं आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाले पार्ट का, सुनिएगा आप लोग। पहला चैप्टर का नाम है दोस्तों ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जो अपन आज से स्टार्ट करने वाले हैं। दूसरा चैप्टर है डेवलपमेंट जर्नी फ्रॉम 1950 टू 1990 एंड थर्ड वाला चैप्टर है रिफॉर्म्स। क्या है ये सर, जरा समझाइएगा। दोस्तों ये जो 3 चैप्टर है ना, हम लोग कंसेक्यूटिवली करने वाले हैं। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ये जो 3 चैप्टर है, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, डेवलपमेंट जर्नी और रिफॉर्म्स, ये तो हम लोग कंसेक्यूटिवली करने वाले हैं। इस ऑर्डर को हम लोग ब्रेक नहीं करेंगे। जैसे नेशनल इनकम में जब अपने नेशनल इनकम करते हैं तो बेसिक, सर्कुलर फ्लो, एग्रीगेट्स और साथ साथ में आपका मेजरमेंट साथ साथ करते हैं अपने, वैसे यहां पर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस में चैप्टर 1, 2 और 3 तो साथ ही करने का है। यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दैट रियलिटी। आइए पहले समझिए कि ये 3 चैप्टर्स किस बारे में। दोस्तों सिंपल भाषा में मैं बोलूं तो जब ब्रिटिश 1947 में इंडिया को छोड़ के गए थे ना, जब ब्रिटिश 1947 में इंडिया को छोड़ के गए थे ना, तो चैप्टर 1 हमें क्या कंडीशन में छोड़ के गए थे और उस कंडीशन तक इंडिया कैसे आया, मतलब 1947 एंड पीरियड बिफोर, दैट इज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रेजिम। हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इंडिया का के साथ क्या क्या किया ब्रिटिश ने, कैसे इंडिया का रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया, कैसे इंडिया का वेल्थ को ड्रेन किया ब्रिटिश ने। वी विल स्टडी दैट। वंस वी हैव स्टडीड दैट माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि 1947 के बाद गवर्नमेंट ने फ्रंट सीट पकड़ा और बोला कि इंडियन इकोनॉमी को हम लोग ड्राइव करेंगे। गवर्नमेंट ने 5 ईयर प्लान्स लाया और बहुत सारी स्कीम्स लाई गवर्नमेंट ने। मेनली इकोनॉमी गवर्नमेंट चला रहा था फ्रॉम द पीरियड ऑफ 50 टू 1990। पर ये 50 टू 90 वाला पीरियड में इमेंस फेलियर फेस करना पड़ा। गवर्नमेंट की काफी पॉलिसीज फेल हुई एंड ओवरऑल इंडिया या गवर्नमेंट जो इंडिया देखना चाहता था 1990 तक वो नहीं हुआ। इंडिया डेब्ट में, कर्ज में डूब चुका था सर। इट वॉज इन a huge amount of debt to the different international organizations like World Bank, International Monetary Fund। 1990 में जब इंडिया क्यों हालत खराब हुआ वो अपने पढ़ेंगे, रिलैक्स। हाँ, 1990 में जब हालत खराब हो गया तो हमारे तब फाइनेंस मिनिस्टर होते थे मनमोहन सिंह साहब, जो कि बाद में हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बने। तो सर मनमोहन सिंह जाके IMF और वर्ल्ड बैंक से बात करते हैं, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे।
आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक कुछ शर्त रखता उनके सामने, और उन शर्तों में से कुछ ऐसा शर्त था कि आपको अपनी इकोनॉमी को खोलना पड़ेगा। इंडियन इकोनॉमी क्लोज्ड थी, तो बोला शर्त यह था कि आपको अपनी इकोनॉमी को खोलना होगा, गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अलाउ करना होगा, है आपके यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस के पास इतना फ्रीडम नहीं है, आपको वो देना होगा। काफी शर्तें थी जिसको मनमोहन सिंह साहब एक्सेप्ट किए, और तब इंडिया को वापस से लोन मिला। उसकी वजह से इंडिया में वो शर्तों की वजह से बदलाव लाना पड़ा फ्रॉम 91। उसको बोलते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एंड यस दे वर वेरी सक्सेसफुल, टिल टुडे दे आर सक्सेसफुल। तो ये जो जर्नी है, ये जैसा कि आप लोग इस एरो में देख पा रहे हो, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। दीज आर नथिंग बट आईईडी के फर्स्ट 3 चैप्टर्स। फर्स्ट चैप्टर जिसको आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं, वहां अपने क्या पाएंगे, क्या पढ़ेंगे? अपने पढ़ेंगे कि इंडिया कैसा था ब्रिटिश के आने के पहले, और ब्रिटिश इंडिया को कैसा छोड़ के गया। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कैसा इंडियन इकोनॉमी को इंडिपेंडेंस वाले टाइम तक ब्रिटिश छोड़कर गया, वो पढ़ेंगे अपने। इस चैप्टर का वही बाउंड्री है, ठीक है दोस्तों। आर वी गुड टू स्टार्ट? जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया उससे कंसेप्ट समझ में आ गया ना कि व्हाट वी आर डूइंग हियर, यो और नो एवरीवन? बिकॉज इफ यू आर रेडी, I am ready to start the Indian economy on the eve of independence. With your permission, come on everyone. Yo or no everyone? Okay. चलिए चलिए चलिए, अब आइए अपने लोग इस जर्नी को समझने का शुरुआत करते हैं, कोशिश करते हैं। ऑल राइट, ओके। सो फ्रेंड्स, द टॉपिक एज यू हैव क्लियरली सीन इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, लेट्स फाइंड इट आउट व्हाट इज गोइंग ऑन हियर। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, इंडिया, ब्रिटिश जो आया ना इंडिया के अंदर, एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके चलूं तो चलिए हम लोग 1750 में चलते हैं, 1750 के दौरान चलते हैं हम लोग। 1750 के दौरान मैं आपको लेकर चलता हूं। उस समय दोस्तों इंडिया पर जो नजर थी ना, सिर्फ ब्रिटिश की नहीं थी, फ्रेंच, पोर्तुगीज, डच, इन सबकी थी। खूब वॉर्स हुए, खूब वॉर्स हुए। पोर्तुगीज और डच तो खैर चलो इजीली हार भी गए थे, दे वर नॉट अ बिग कंसर्न। मैं आप लोगों को बता देता हूं, स्पेसिफिकली वॉर वॉज मच एंटाइटल्ड इन द डेप्थ्स ऑफ दिस थिंग। ब्रिटेन एंड फ्रांस, ब्रिटिश और फ्रेंच वर फाइटिंग अ लॉट। बैटल ऑफ प्लाजी हुआ, बैटल ऑफ प्लाजी 1, 2, 3 1757 में ना फाइनली जो बैटल हुआ, उसके दौरान ब्रिटिश जीत गया इंडिया को, फ्रांस से ऑब्वियसली, एंड ये तय हो गया था ब्रिटिश रूल इज गोइंग टू एस्टैब्लिश इन इंडिया। 1757 टू गिव यू द एग्जैक्ट ईयर। ये जो इन लोग को इतना इंटरेस्ट आया इंडिया में, ये क्यों आया, और इनके आने के पहले इंडिया कैसा था? मैं आपको बता दूं, इंडिया वॉज रिच एंड प्रॉस्पेरस। हाँ, मैक्सिमम पॉपुलेशन इंडिया का उस समय एग्रीकल्चरल सेक्टर पे था। यस, आई अग्री टू दैट, बट इंडिया ड्यूरिंग दैट टाइम वॉज, माई डियर फ्रेंड्स, रिच एंड प्रॉस्पेरस, सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी। आपको जान के हैरानी होगी, 1700s के दौरान इंडियन प्रोडक्ट्स, आज क्या होता है कि किसी के पास अमेरिकन प्रोडक्ट्स है या जर्मन प्रोडक्ट है तो वो शो ऑफ करता है, देख मेरे पास इंपोर्टेड प्रोडक्ट है। आपको मैं बता दूं, उस समय 1700s के दौरान इंडिया का जो प्रोडक्ट्स होता था, हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट्स, वो वर्ल्ड लेवल पर शो ऑफ करने वाला चीज होता था। आज किसी को अपना क्लास सिंबल दिखाना है तो वो ना अपना एप्पल में एप्पल वाला फोन यूज करता है, या फिर फरारी में घूमेगा, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू में घूमेगा। एक क्लास सिंबल होता है ना ये सब ब्रांड्स। उस समय रोम है ना, इजिप्ट, ये सब के प्रिंस और प्रिंसेस टू शोकेस देयर ब्रांड इंडिया का हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स पहनते थे। जस्ट इमेजिन, दैट वाज द लेवल ऑफ इंडिया। क्या रिजर्व्स, क्या काम हो रहा था। ढाका का मसलिन सिल्क क्लॉथ, ओ माय गॉड, इतना फेमस।
इस रिचेस पे इंडिया का सबका नजर था। एक स्टोरी ये बताता है कि वास्को डा गामा, ठीक है, वास्को डा गामा पोर्तुगीज सेलर का मैं बात कर रहा हूं, वो इंडिया ढूंढने निकला। तो वास्को डा गामा यूरोप क्या वर्ल्ड का सबसे बड़ा शिप लेकर निकला था, वर्ल्ड का सबसे बड़ा शिप, तब तक जो जाना जाता था वर्ल्ड का सबसे बड़ा शिप लेके निकला था इंडिया ढूंढने। जब इंडियन बॉर्डर्स और इंडियन ओशन में घुसा, तब उसको देखा एक इंडियन गुजराती बिजनेसमैन उसका 4 गुना साइज का शिप ट्रेडिंग के लिए यूज कर रहा है। दैट वॉज द लेवल ऑफ इंडिया। अगर आप लोगों को एक स्टैटिस्टिक दे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना पड़ेगा। वर्ल्ड में अगर प्रोडक्ट 100 रुपया का बिक रहा है ना, माय डियर फ्रेंड्स, 27% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इंडिया का प्रोडक्ट का होता था। मतलब वर्ल्ड में 27% प्रोडक्ट्स इंडिया का बिकता था। जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ बिजनेस इंडिया वाज डूइंग विद द वर्ल्ड। ठीक है, बट जैसा कि मैं बोला कि बिफोर द ब्रिटिश रूल एंटर्ड इनटू इंडिया, इंडिया वाज इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट एंड प्रॉस्पेरस, रिच इकोनॉमी। और इंडियन इकोनॉमी, जैसा कि मैं आपको बताया, उस समय प्राइमरीली अग्रेरियन थी। सर, अग्रेरियन इकोनॉमी का क्या मतलब होता है दोस्तों? अग्रेरियन इकोनॉमी का मतलब होता है एक इकोनॉमी जिसका मेजॉरिटी इनकम डिपेंडेंट होता है ऑन एग्रीकल्चर, एंड इंडिया वाज डूइंग प्रीटी वेल इन दैट। हैंडीक्राफ्ट्स इंडिया का बहुत फेमस था, हैंडमेड प्रोडक्ट्स, चाहे वो कोई टॉय हो, चाहे वो कोई कपड़ा हो, दे वर ब्यूटिफुली फेमस, सुपर फेमस। ये मैं बता दूं आप लोगों को फ्रेंड्स, सर सच्ची, जी हाँ बिल्कुल। देखिए ना, लिखा हुआ है बिफोर द ब्रिटिश एंटर्ड इनटू इंडिया। मैंने 3 बातें आपको बताई। पहला, इंडिया वाज प्रॉस्पेरस, इंडियन इकोनॉमी वाज प्राइमरीली अग्रेरियन। और तीसरी बात मैंने आपको क्या बताई? बिफोर द ब्रिटिश एंटर्ड इनटू इंडिया, इंडिया वाज वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट्स। पर दोस्तों, ब्रिटिश का इंडिया में आने का जो रीजन था, जो लॉजिक था, जो स्वार्थ था, वो बहुत क्लियर था। हो क्या रहा था उस समय? उसी दौरान मैं बात कर रहा हूं 1700 एंड 1800 की। 1700 के लेटर पीरियड और 1840 के आसपास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। और कहां आया? ब्रिटेन में आया फर्स्ट ऑफ ऑल। मतलब ब्रिटेन में इंडस्ट्री सेट होने लगी, इंडस्ट्री दैट मैन्युफैक्चर गुड्स। प्रॉब्लम समझिए आप, इंडस्ट्रीज जो गुड्स मैन्युफैक्चर करती है, फिनिश गुड्स, उनके लिए उसको रॉ मटेरियल भी तो चाहिए, उसके लिए उनको रॉ मटेरियल भी तो चाहिए। रॉ मटेरियल कहां से आएगा जनाब? ओह, तो मैं आपको बता दूं, ये रॉ मटेरियल के लिए इनको लगा कि क्यों ना इंडिया को पकड़ा जाए। अच्छा, अब ये रॉ मटेरियल को ब्रिटेन लेके जाएंगे, फिनिश गुड्स में बदलेंगे। फिनिश गुड्स को भी बेचना है, किसको बेचेंगे? सबसे बड़ा मार्केट दुनिया में कौन है? इंडिया है, इंडिया में ही बेच रहे हैं। समझ रहे हो आप क्या चल रहा था? इंडिया वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करता था फिनिश गुड्स को, 27% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। ब्रिटिश इस तरह से कॉन्कर किया कि इंडिया को प्रोड्यूसर और सप्लायर ऑफ फिनिश गुड्स से बायर ऑफ फिनिश गुड्स बना दिया। मार्केट, क्योंकि ब्रिटेन को तो अपना मार्केट दिख गया था ना इंडिया के अंदर। दुनिया भर में इंडियन गुड्स की जगह ब्रिटिश गुड्स बिकने लगे। इंडिया से रॉ मटेरियल ले रहा है और इंडिया में ही अपना फिनिश गुड्स बेच रहा है ब्रिटिश आके। और ये जो इंडियन गुड्स है वो कम्पीट नहीं कर पा रहे थे वर्ल्ड स्टेज पर ब्रिटिश गुड्स से। क्यों? एक तो ब्रिटिश इंडियन गुड्स पर टैक्स लगाता था जोरदार, विदेशी को खरीदना इंडियन गुड्स, एक्सपेंसिव टैक्स लगेगा। और दूसरा, इंडियन गुड्स हाथ से बनते थे, तो देयर वाज अ क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शन देयर। ब्रिटिश का गुड्स मशीन मेड था, एन नंबर ऑफ क्वांटिटीज एट एकदम लो कॉस्ट बन जाता था। एन नंबर ऑफ क्वांटिटीज एकदम लो कॉस्ट में बन जाता था दोस्तों। ठीक है, लेटर हाफ में अपने पढ़ेंगे, इंडिया का शेयर वर्ल्ड ट्रेड में 27% से 3% पे गिर गया आफ्टर द ब्रिटिश, व्हेन द ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया। 27 से 3, 9 टाइम्स गिरा है, बाई 9 हो चुका था।
मैंने आपको बताया ना, ब्रिटिश का जो पॉलिसी था वो था, कभी भी इंडिया को ध्यान में था ही नहीं ना। ब्रिटिश का जो कंसेप्ट था वो सिर्फ दो था। पहले तो ब्रिटिश एक फीडर इकोनॉमी थी। फीडर इकोनॉमी बनाना मतलब इंडिया को फिनिश गुड्स के सेलर से रॉ मटेरियल्स का सेलर बना दिया और फिनिश गुड्स का इंपोर्टर यानी कि परचेजर बना दिया, सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स बना दिया और कंज्यूमर ऑफ फिनिश गुड्स बना दिया। क्यों? ब्रिटेन का ओन इकोनॉमिक इंटरेस्ट, बिकॉज ब्रिटेन में खुद उस समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था। तो रॉ मटेरियल कहां से आएगा? इंडिया से। बना हुआ माल बिकेगा कहां में? इंडिया में। तो अभी तक अपने क्या पढ़े दोस्तों, आइए समराइज करें और फिर मैं आप लोगों को समझ आया कि नहीं कंफर्मेशन लूंगा। कंसेप्ट अपने लोग ये पढ़े अभी फ्रेंड्स की, इन ब्रिटिश के आने के पहले इंडिया वॉज सेल्फ सफिशिएंट, प्राइमरीली एग्रीकल्चर एंड हैंडीक्राफ्ट वॉज फेमस, कंट्रीब्यूटेड 27% टू द वर्ल्ड ट्रेड। ब्रिटिश इंडिया में आया विथ इट्स ओन सेल्फ इंटरेस्ट, विथ व्हाट इंटरेस्ट कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन करना है, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को सपोर्ट करने के लिए रॉ मटेरियल इंडिया से लेके जाएगा, फिनिश गुड्स को इंडिया में बेचेगा। ये हमारा दोस्तों अभी तक का डिस्कशन रहा। यहां तक सभी को क्लियर है? फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा। एवरीबडी यो और नो, फटाफट बोलेंगे एवरीबडी यो और नो, कम ऑन, मेक इट फास्ट एवरीवन। करेक्ट, ओके। क्योंकि बात को सुनते जाना दोस्तों, अचानक से लेवल एलिवेट होगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। ओके, चलिए बात को आगे करते हैं, अपने बात को अपने आगे करते हैं फ्रेंड्स। अब डिस्कशन थोड़ा सा आगे बढ़ता है, थोड़ा सा अंदर घुसता है। अब ये जो भी किया ना ब्रिटिश ने, उसकी वजह से कोई एक जगह पे अफेक्ट नहीं हुआ। ब्रिटिश रूल की वजह से इंडिया का हर स्ट्रक्चर, हर सेक्टर अफेक्ट हुआ। सर अब किस सेक्टर्स की बात कर रहे हो दोस्तों? प्राइमा फेसी हम लोग 5 सेक्टर्स की बात कर रहे हैं। पहला, इंडिया का डेमोग्राफिक प्रोफाइल। डेमोग्राफिक प्रोफाइल मतलब लोगों का एज, लोगों का हेल्थ, ऑल दिस थिंग्स, पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली वो अफेक्ट हुआ। लोगों का ऑक्यूपेशन चेंज हुआ। अपने देखेंगे कि मैक्सिमम लोग, जो लोग हैंडीक्राफ्ट बनाते थे, वो इतने मजबूर हो गए, बेचारों का प्रोडक्ट नहीं बिक रहा था, कि बेचारों को फार्मर बनना पड़ा। और फार्मर बनने के बाद भी चैन नहीं। उसमें भी ब्रिटिश का कंट्रोल ये कि भाई तुम लोग है ना फूड क्रॉप्स नहीं बना सकते। फूड क्रॉप्स मतलब जिसको हम लोग बनाते हैं और खाते हैं, राइस, व्हीट। तुम लोग को कैश क्रॉप बनाना होगा। तुम लोग को कैश क्रॉप बनाना होगा। कैश क्रॉप मतलब कॉफी और ये सब चीज जिसको हम लोग बेचते हैं। इंडिगो, इंडिगो कल्टीवेशन करना होगा। इंडिगो कलर देने के काम आता है। ब्रिटिश को कपड़ा में कलर भरना था, तो इंडिगो ग्रो करो एग्रीकल्चरल फील्ड में। मतलब फूड क्रॉप नहीं, कैश क्रॉप बनाना पड़ेगा। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मतलब लोगों का जॉब भी छुटवा रहा है, हैंडीक्राफ्ट से इधर ला रहा है और इधर पे भी जिद कर रहा है। पढ़ेंगे, एक एक सेक्टर को एनालाइज करेंगे अपने। फॉरेन ट्रेड, इंडिया को एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स से इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स बना दिया। इंडस्ट्रियल सेक्टर पे ब्रिटिश कभी ध्यान ही नहीं दिया इंडिया का। और एग्रीकल्चर सेक्टर ओवरऑल बहुत गंदा तरीके से खराब हुआ, वो तो अपने पढ़ने वाले हैं अभी बहुत जल्द। तो मतलब ब्रिटिश रूल की वजह से 5 सेक्टर्स अफेक्ट हुए। इंडिया का डेमोग्राफिक प्रोफाइल, इंडिया का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और फॉरेन सेक्टर या फॉरेन ट्रेड। विष्णु का एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर अभी कितना परसेंटेज है इंडिया का वर्ल्ड ट्रेड में? दोस्तों बहुत पुअर है माय डियर फ्रेंड विष्णु, राउंड अबाउट 5 to 6% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज फिर आगे बढ़ गई ना। खैर अभी अपने लोग कंट्रीब्यूट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं आगे। सो आइए माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स यू नो ट्राई एंड गेट इनटू द रियल्स ऑफ द चैप्टर एंड डेप्थ्स ऑफ द चैप्टर। आइए एक एक करके अपने बातचीत करते हैं। सुनिएगा आप लोग, हम लोग ब्रिटिश रूल की वजह से किन किन सेक्टर्स पर अफेक्ट हुआ, किन सेक्टर्स के ऊपर अफेक्ट पड़ेंगे। एग्रीकल्चर पे, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे क्या अफेक्ट हुआ अपने वो पढ़ेंगे। अपने पढ़ेंगे फॉरेन ट्रेड पे क्या अफेक्ट हुआ, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पे क्या अफेक्ट हुआ, और फाइनली डेमोग्राफिक प्रोफाइल पे क्या अफेक्ट हुआ।
आइए एक एक करके अपना पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर। जस्ट इमेजिन, ब्रिटिश के कारण मैक्सिमम इंडिया नियरली 85% was forced to stay in villages and to work on agricultural sectors। प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ये तो था ही प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम समझिएगा, ब्रिटिश के आने से पहले इंडिया का एग्रीकल्चरल सिचुएशन बहुत अच्छा नहीं था कि इंडिया के पास लेटेस्ट इक्विपमेंट था, नहीं। पर द प्रॉब्लम इज कि ब्रिटिश इंडिया को और एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट कर दिया, और इंडिया का एग्रीकल्चरल सेक्टर को बूस्ट करने के लिए ब्रिटिश कुछ नहीं किया। इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं, फर्टिलाइजर नहीं, पेस्टिसाइड नहीं, उल्टे किसानों पर टैक्स लगा रहा था। ब्रिटिश जो है इंडिया का एग्रीकल्चर को जो खराब किया वो 3 रास्ते से किया, 3 तरीके से किया। ब्रिटिश जो है इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर को डिस्ट्रॉय किया, वो 3 रास्तों से किया, 3 तरीकों से किया। तरीका नंबर 1, तीनों तरीके के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, पहले नाम समझिए और अंदर का बात समझिए। पहला तरीका जिससे एक्सप्लॉइट किया इंडिया को वो था लैंड रेवेन्यू सिस्टम, दूसरा फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, और तीसरा लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। ये तीनों तरीके से बेसिकली ब्रिटिश ने इंडियन एग्रीकल्चर को डिस्ट्रॉय किया, ये तीनों तरीके से। ठीक है, आइए मैं आप लोगों से बातचीत करना शुरू करता हूं। सुनिएगा आप लोग। पहला लैंड रेवेन्यू सिस्टम सुनिए आप लोग। पहले तीनों को समझा देता हूं और फिर मैं डिटेल में आप लोगों को प्रेजेंटेशन में दिखा दूंगा। लैंड रेवेन्यू सिस्टम। दोस्तों लैंड रेवेन्यू सिस्टम का हालत देखो, ब्रिटिश क्या इंट्रोड्यूस किया मालूम है आपको? जमींदारी सिस्टम। मतलब ब्रिटिश क्या करता था पता है? मैं आपको समझाता हूं। बहुत सारा लैंड था, ब्रिटिश बोला सारा लैंड मेरा। अब ब्रिटिश क्या करता था? ओनरशिप राइट देता था लोगों को। जिसको ओनरशिप राइट मिला उसको बोलते हैं जमींदार, कि तुम जमींदार, तुम जमींदार, तुम जमींदार। अब ये जमींदार लोग करेंगे क्या? ये जमींदार लोग को बोला जाता था कि इस लैंड से, ब्रिटिश बोलता था कि इस लैंड से मेरे को कम से कम इतना रुपया या इतना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में चाहिए। ठीक है, जमींदार लोग क्या करता था? जमींदार लोग खुद तो काम करेगा नहीं, जमींदार लोग फार्मर को रख लेता था काम पर, पीजेंट को, कल्टीवेटर को, उसको दिन भर काम करवाता था। अब आप लोग एक एग्जांपल समझो, अगर 100 रुपया का प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है ना, ब्रिटिश के पास जाता था 30 रुपीज या 40 रुपीज, वो जमींदार खुद के पास रखता था 50 रुपीज, और वो किसान के लिए 10 रुपीज। अच्छा प्रॉब्लम समझो, उस किसान का जो 10 रुपीज है, उस 10 रुपीज में किसान को अपना पेट भी भरना है, उस 10 रुपीज में किसान को एग्रीकल्चर लैंड का भी ध्यान रखना है, फर्टिलाइजर भी खरीदना है, पेस्टिसाइड भी खरीदना है, सीड भी खरीदना है किसान को उस 10% में। लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जमींदारी सिस्टम। दूसरा, मैक्सिमम इंडिया भूखा है, पेट नहीं भरा हुआ है, तो आप क्या करोगे? फूड क्रॉप्स प्रोड्यूस करवाओगे। इंडियन फार्मर्स लोग को मजबूर किया जाता था, उनके, मैं आपको बता दूं, उनके थम्स काट दिए जाते थे अगर ब्रिटिश का बात नहीं सुनते थे। कि तुमको अगर बोल दिया है कि कैश क्रॉप ग्रो करो तो कैश क्रॉप। सोचो, एक तरफ एक कंट्री भूखा है, लेकिन उस भूखापन में बोल रहे हैं कि फोकस इस पे मत करो कि तुम भूखे हो, फोकस इस पे करो कि ब्रिटेन का कैसे भला हो। एक इंस्टेंस है जहां पर बंगाल फेमाइन 1940s में बंगाल में फेमाइन आया था। दोस्तों बंगाल के अंदर आप लोग सरप्राइज होगे जान के, 40 लाख डेथ्स हुई, स्केलेटन जमीन पे पड़े हुए मिले 40 लाख। जब ये भूखमरी चल रही थी उस समय ना, तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर उस समय थे विंस्टन चर्चिल। इंडिया में जो भी ब्रिटिश के ऑफिसर्स थे, उन्होंने विंस्टन चर्चिल को बैक इन ब्रिटेन लेटर लिखा कि सर इंडियंस आर डाइंग। अच्छा, अब उस समय का भी इंटरेस्टिंग बात आप समझो, उस समय फूड ग्रेन्स था ब्रिटेन के पास, इंडिया में फूड ग्रेन्स था, पर उस समय क्या चल रहा था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो पता है विंस्टन चर्चिल क्या बोलता है? विंस्टन चर्चिल बोलता है, लेट दोज रैट्स डाई, व्हाई हैजंट गांधी डाइड येट। पता है, जो रखा हुआ था फूड क्रॉप्स, बोलते हैं कि सोल्जर लोग को लग सकता है वॉर में, सोल्जर लोग के पास वॉर के लिए सफिशिएंट फूड था, फिर भी लोगों को मरने दिया गया। 40 लाख लोग, 40 लाख स्केलेटन फाउंड ऑन द रोड ऑफ बंगाल।
फेमाइन। एक तो फूड क्रॉप्स यूज करने नहीं दे रहे और दूसरा फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन नहीं होने दे रहे हैं, एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज करवा रहे हैं। मतलब फूड क्रॉप्स मत बनाओ, कैश क्रॉप्स बनाओ। पढ़ेंगे अभी अपने डिटेल में। और तीसरा, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। चलो तुम इंडिया को एग्रीकल्चर इकोनॉमी बना रहे हो, ठीक है, इंडिया का इरिगेशन में कोई मदद नहीं। इरिगेशन मतलब वाटर प्रोवाइड करने में, जमीन तक कोई मदद नहीं। फर्टिलाइजर में फार्मर का कोई मदद नहीं, पेस्टिसाइड में फार्मर का कोई मदद नहीं। खाली जमींदार और वो इंजॉय कर रहे हैं, ब्रिटिश, जो भी प्रोडक्टिविटी आ रही है लैंड से। दैट इज व्हाट वाज गोइंग ऑन स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तीन तरीके से ब्रिटिश ने इंडिया के एग्रीकल्चर को डिस्ट्रॉय किया: लैंड रेवेन्यू सिस्टम, फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन और लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। आइए एक एक करके अपने पढ़ते हैं। लैंड रेवेन्यू सिस्टम देखिए क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, जो मैं बताया वही लिखा हुआ है। जमींदार एक्सप्लॉइट द कल्टीवेटर्स टू द मैक्सिमम बाय इम्पोजिंग लगान। लगान मतलब टैक्सेस। कल्टीवेटर के ऊपर टैक्स लगा रहा है धमाधम, कल्टीवेटर्स के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है धमाधम। दूसरा, डेट फॉर डिपॉजिटिंग फिक्स स्पेसिफाइड सम ऑफ रेवेन्यू वेयर फिक्स फेलिंग लीड टू लूजिंग देयर राइट्स। मतलब जो रेवेन्यू जिस डेट तक आपको फिक्स सबमिट करना होगा, मतलब ब्रिटिश के पास या जमींदार के पास जमा करना होगा एक फार्मर को, वो फिक्स था। चाहे वो अपना पर्सनल खाना दे दे, लेकिन देना पड़ेगा। दैट इज द प्रैक्टिस दैट वाज गोइंग ऑन। और जो भी प्रॉफिट्स एग्रीकल्चर सेक्टर से होता था, यार फार्मर के पास तो कुछ बचता ही नहीं था, क्या तो जमींदार के पास या ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जाता था। क्या तो जमींदार के पास या ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास प्रॉफिट जाता था। ये तो था सिचुएशन। लैंड रेवेन्यू सिस्टम, इसको ऑल्सो बोला जाता है जमींदारी सिस्टम। जमींदार कौन होते थे? कलेक्टर, जो लैंड के ओनर्स माने जाते थे और रेंट कलेक्ट करते थे उस लैंड पर, या लैंड का रेंट रुपीज में या फिर इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कलेक्ट करते थे। लेते थे कुछ अपने पास, कुछ ब्रिटिश के पास। कुछ मतलब मैक्सिमम ही 90% तो उठा ही लेते थे। फार्मर के पास 10% में उसको सब कुछ करना है। जस्ट इमेजिन, पहला तरीका ऑफ डिस्ट्रॉइंग इंडियन एग्रीकल्चर अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश। अच्छा, इतना से पेट नहीं भरा, आप लोगों को दूसरा बताता हूं। मतलब ब्रिटिश ने इंडिया को दोस्तों इतना एक्सप्लॉइट किया है। मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो लिंक शेयर करूंगा ऑक्सफोर्ड यूनियन का। शशि थरूर कांग्रेस के मिनिस्टर है, कांग्रेस में मिनिस्टर है, ठीक है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है शशि थरूर। ही इज वेरी वेल नोन फॉर हिज डिबेट्स एंड स्पीचेस। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये डिबेट चल रहा था। उसमें उनका टॉपिक था कि ब्रिटेन शुड अपोलोजाइज फ्रॉम इंडिया। तो पता आपको ब्रिटिश का एक टैगलाइन है, ब्रिटिश का टैगलाइन जानते हो क्या हो दोस्तों? ब्रिटिश का टैगलाइन है कि द सन नेवर सेट ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। मतलब ब्रिटेन में ये टैगलाइन बोला जाता है कि थैंक गॉड द सन हैज नेवर सेट ऑन ब्रिटिश एम्पायर। सन हैज नेवर सेट ऑन ब्रिटिश एम्पायर का मतलब है कि ब्रिटिश एम्पायर का कभी भी बुरा दिन नहीं आया। सन हैज नेवर सेट मतलब अंधेरा कभी भी नहीं आया ब्रिटिश एम्पायर में। शशि थरूर ऑक्सफोर्ड यूनियन में बहुत मजेदार स्पीच है, मैं शेयर करूंगा आपके साथ, पर उसमें उन्होंने एक मजेदार लाइन कहा था कि नो वंडर द सन नेवर सेट ऑन ब्रिटिश एम्पायर, इवन गॉड कुडंट ट्रस्ट ब्रिटिश इन द डार्क। तो आई वॉज अमेज्ड, क्या मजेदार लाइन है कि भगवान भी ब्रिटिश को डार्क में ट्रस्ट नहीं कर सकता था। खैर, ये तो मेरे को याद आया, मैं शेयर करूंगा, आप लोग देखना, 13 मिनट्स का है, अमेजिंग स्पीच। अब आप लोग सुनना, मैं पॉइंट पर आता हूं। फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो दोस्तों, फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेकेंड तरीका था जिससे ब्रिटिश ने इंडिया को डिस्ट्रॉय किया। कैसे किया सर बताइए? सबसे पहले ब्रिटिश का पर्पस समझिए। अगर ब्रिटेन में कपड़ा बन रहा है तो कपड़ा में कलर करने के लिए डाई चाहिए। डाई मतलब रंग, और वो रंग इंडिगो कल्टीवेशन से आता है, जो कि एक प्लांट है। बस इंडिया में बोल रहा है ऑर्डर, ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में ऑर्डर करवा दिया कि सुनो, इंडिया को बोलो वो बना के दे, इंडिगो कलर चाहिए। करना पड़ा साहब।
सो इंडिया हैड टू स्टार्ट द प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स। दोस्तों कीप इन माइंड कि इंडिया उस समय भूखमरी से गुजर रहा था, उस समय तो और फूड क्रॉप्स बनाना चाहिए था, कैश क्रॉप्स में कन्वर्ट होना पड़ा। और इस वजह से क्योंकि फूड क्रॉप्स का शॉर्टेज हो रहा था, करंट कंटिन्यूअस फमाइंस भूखमरी आती थी। जब हम लोग डेमोग्राफिक प्रोफाइल पढ़ेंगे ना इंडिया का ब्रिटिश के दौरान, आप जानोगे कि उस समय एवरेज एज, आज इंडिया का एवरेज एज है 67, मतलब एक इंडियन अप्रोक्सीमेटली 67 ईयर्स तक लाइफ जीता है ऑन एन एवरेज। उस समय 34 था, मतलब लगभग 34 ईयर्स का कोई होता था तो उसका डेथ हो जाता था। सच वाज द कंडीशन। सब प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, फूड नहीं है तो क्या होगा। यहां यही 3 बातें लिखी हुई है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। पहला, ब्रिटिश ने इंडिया को, इंडियन एग्रीकल्चर को रॉ मटेरियल में ट्रांसफर कर दिया फॉर देयर इंडस्ट्रीज। दूसरा, उन्होंने फोर्स किया कि एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज करो। कमर्शियलाइज करो मतलब फूड क्रॉप्स नहीं, कैश क्रॉप्स बनाओ। और तीसरा, फमाइन्स आपको पता ही है, उसकी वजह से आया। तो 2 तरीके हम लोग पढ़े हैं जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर डिस्ट्रॉय किया गया बाय द ब्रिटिश। जमींदारी सिस्टम, सेकंड वन इज फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन, तीसरा लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। थर्ड तरीका था, ब्रिटिश कोई हेल्प नहीं किया इंडियन एग्रीकल्चर का। इंडियन एग्रीकल्चर वॉज डिपेंडेंट ऑन रेन, कोई एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट नहीं कर रहा था। एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट मतलब सीड्स, फर्टिलाइजर्स, ट्रैक्टर्स, कुछ नहीं, इरिगेशन नहीं, ये था। इस तरह से इंडियन एग्रीकल्चर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हुआ। तो दोस्तों ये था स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, हाउ इट वाज डिस्ट्रॉयड बाय द ब्रिटिश एंड व्हाट स्टेट इट फेल टू। दोस्तों सभी को क्लियर है क्या? यो और नो एवरीवन? सबका रिस्पॉन्स चाहिए, फटाफट चाहिए। मेक श्योर एवरी फ्रेंड इज रिस्पॉन्डिंग फास्ट। मेक श्योर ईच वन ऑफ यू आर रिस्पॉन्डिंग फास्ट फ्रेंड्स, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज। आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक अपने क्या पढ़े हैं? इंडियन इकोनॉमी ब्रिटिश के आने के पहले बढ़िया था, प्रोस्पेरस था, मेनली एग्रीकल्चर डिपेंडेंट था, हैंडीक्राफ्ट भी बहुत फेमस था इंडिया का। ब्रिटिश आने के बाद ब्रिटिश का पर्पस था इंडिया को फिनिश गुड्स का एक्सपोर्टर बनाने से कन्वर्ट करके रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बनाए, जिससे वो लोग ब्रिटेन में इंडिया का रॉ मटेरियल्स को यूज कर सके और इंडिया में अपना फिनिश प्रोडक्ट ब्रिटिश बेच सके। फिर हमने पढ़े कि इंडिया का बहुत सारे सेक्टर्स पे अफेक्ट हुआ ब्रिटिश की पॉलिसीज का, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, डेमोग्राफिक, ठीक है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ऐसे करके बहुत सारी पॉलिसीज पर अफेक्ट पड़ा इंडिया का, मतलब इसके ऑक्यूपेशनल पॉलिसी, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पे, जिसमें से हम लोगों ने पहला पढ़ा एग्रीकल्चर सेक्टर को ब्रिटिश ने कैसे खराब किया। 3 तरीके इस्तेमाल किए ब्रिटिश ने। 3 तरीकों में पहला तरीका क्या था? जमींदारी सिस्टम, दूसरा तरीका फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन और तीसरा तरीका विदाउट एनी हेल्प, मतलब लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, नॉट हेल्पिंग दी पीपल ऑफ एग्रीकल्चर नेचर। इंडस्ट्रियल सेक्टर, अब अपने स्टेट ऑफ इंडस्ट्री का बात करें तो जनाब स्टेट ऑफ इंडस्ट्री और भी खराब है। एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन तो हो रहा था, सब एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल तो इंडस्ट्रीज तो थी नहीं। गवर्नमेंट कंट्रोल आज अगर कहीं पर भी हो तो प्राइवेट सेक्टर के पास देखो इतना पैसा नहीं है कि वो एक इंडस्ट्री चालू कर दे। नहीं, गवर्नमेंट शुड डू दैट। ब्रिटिश ने यार एज सच कोई इंसेंटिव लिया ही नहीं, और अगर लिया भी, अब आप लोग बोलोगे सर रोड बनाया, रेलवे बनाया, अरे तो अपने लिए बनाया, ब्रिटिश ट्रूप्स मूव कर सके, ब्रिटिश का प्रोडक्ट्स मूव कर सके फॉर ट्रेड, उसलिए बनाया। कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया था बाय द ब्रिटिश काउंसिल टू इंप्रूव द इंडस्ट्रियल स्टेटस ऑफ इंडिया। स्टेट ऑफ इंडस्ट्री ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस को याद रखने का हम लोग 5 पॉइंट के अंदर इसको पढ़ते हैं, और इसका शॉर्टकट है दोस्तों लाइट, LIGHT, लाइट।
जैसे एग्रीकल्चर के अंदर 3 तरीके थे, यहां पर 5 सिचुएशंस थे जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज डिस्ट्रॉय हुए, या जो इंडस्ट्री का सिचुएशन दिखाता उस समय, स्टेट ऑफ इंडस्ट्री दिखाता उस सिचुएशन को। 5 है लाइट, लो लेवल ऑफ जीडीपी, एल आई इनएडिक्वेट रोल ऑफ गवर्नमेंट, जी गॉट शॉर्टेज ऑफ कैपिटल गुड्स, एच ह्यूज कंपटीशन, एंड टी टू फोल्ड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश। तो लाइट क्या है? इंडस्ट्री का स्टेटस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। लाइट इज द कोड वर्ड फ्रेंड्स, याद रखिएगा, लाइट इज द कोड वर्ड। ओके, याद रखने में इजी होगा। कम ऑन, सुनिए अब आप लोग। आइए बात करते हैं हम लोग लिमिटेड कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी का। अगर फ्रेंड्स आप लोग यहां पर ध्यान से देखो, तो आप लोग क्या देख रहे हो साहब? एग्रीकल्चर अप्रोक्सीमेटली 75% इंडिया के इनकम का कंट्रीब्यूट करता था, इंडस्ट्रीज 1/6 लगभग 17% कंट्रीब्यूट करती थी। दिख रहा है आप लोगों को? तो मैंने कहा ना कि इंडस्ट्रीज का स्टेट क्या था ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, तो पहला था एल, लिमिटेड कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, ना के बराबर कंट्रीब्यूशन। और दुख का बात यह है ना कि आज भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन, वेयर वी स्टैंड टुडे, आज भी बहुत ज्यादा नहीं है, आज भी 20-21% के आसपास ही पहुंचा है। सो इट्स नॉट समथिंग दैट वी हैव इंप्रूव्ड ग्रेटली अपॉन, नो सॉरी। पहला पॉइंट तो ये जो डिस्क्राइब करता है इंडस्ट्रीज का स्टेटस ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। दूसरा आई, लाइट में आई, इनएडिक्वेट रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। ब्रिटिश सेक्टर या ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में सिर्फ पावर जनरेशन, रेलवेज और कम्युनिकेशन, वो भी क्यों? क्योंकि ब्रिटिश का मदद होता था इससे। पावर जनरेशन, ब्रिटिश के वो जो लॉर्ड्स होते थे ना, हैं, वो लोग का आराम के लिए पावर चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रूप्स का रेलवेज चाहिए, और एक जगह से दूसरा जगह ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश हुकूमत अपना ऑर्डर फैला सके, इसलिए कम्युनिकेशन चाहिए। बस ब्रिटिश को इससे मतलब था। इंडिया का आयरन, स्टील, तेल लेने गया, वो तो बाद में टाटा साहब और ये लोग जब आए तब इंडिया में स्टार्ट किए स्टील और ये सब का काम। पढ़ेंगे, वो भी नीचे में है, डोंट वरी। 1907 का बात कर रहा हूं मैं, जब इंडिया में इंडस्ट्रीज बैठने लगी, 1907, 1910, उस दौरान आप सोचिए 1800, 1900 में ये हाल। तो लाइट के अंदर अगर हम लोग समराइज करें इंडस्ट्रीज का स्टेटस को, तो लाइट में पहला था जीडीपी का कंट्रीब्यूशन 1/6 टू द नेशनल इनकम। प्राइवेट सेक्टर कोई रोल ही नहीं प्ले कर रहा है। तीसरा जो कि बहुत ज्यादा दर्दनाक दिक्कत था, वो था गॉड शॉर्टेज ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। इंडिया गॉड शॉर्टेज ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। सर देखिए, 2 तरीके के गुड्स होते हैं, एक होते हैं कैपिटल गुड्स और एक होते हैं कंज्यूमर गुड्स। दोस्तों, कैपिटल गुड्स मतलब मशीन, कंज्यूमर गुड्स मतलब जो अल्टीमेट कंज्यूमर परचेज करे, कपड़े, फूड, है ना, चिप्स। इंडिया में कंज्यूमर गुड्स बहुत ज्यादा थे, मतलब अल्टीमेट प्रोडक्ट। पर कंज्यूमर गुड्स को बनाने के लिए जो प्रोडक्ट चाहिए होता है उसको कैपिटल गुड्स बोलते हैं। इंडिया में उसकी कोई इंडस्ट्रीज नहीं थी। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश जानता था कि अगर इंडिया में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज आने लगे, मतलब इंडिया में अगर मशीन्स तैयार होने लगे, तो इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा। इंडिया ब्रिटिश हुकूमत पर डिपेंडेंट ही नहीं रहेगा। और ब्रिटिश चाहते थे कि इंडिया ब्रिटिश पर डिपेंडेंट रहे। ब्रिटिश तो चाहते ही थे कि इंडियंस ब्रिटिश पर डिपेंडेंट रहे। तो इन्होंने कोई हेल्प नहीं किया ब्रिटिश ने कि इंडिया में आयरन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री बैठा दे, मशीन्स बैठा दे, जिससे इंडिया का भी प्रोडक्शन बढ़ जाए। याद रखना, कोई भी इकोनॉमी रियल लाइफ में ग्रोथ तब करता है, तब नहीं जब उसमें कंज्यूमर गुड्स बढ़ता है, जब उसमें मशीन्स बढ़ता है, यानी कि जब उसमें कैपिटल गुड्स बढ़ता है। क्योंकि कैपिटल गुड्स का बढ़ना मतलब इंडिया का औकात बढ़ना, पोटेंशियल बढ़ना, कैपेसिटी बढ़ना, जो कि इंडिया में कम था। तो अभी तक लाइट के अंदर हम लोग LIG पढ़े हैं, लो लेवल ऑफ कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम। आई मतलब इनएडिक्वेट रोल ऑफ प्राइवेट पब्लिक सेक्टर। जी मतलब गॉड शॉर्टेज ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। एच, पहले एच पढ़ेंगे फिर टी पढ़ेंगे। एच मतलब ह्यूज कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड गुड्स। इंडिया में हाथ से गुड्स बनते थे, हैंडीक्राफ्ट,
और इनको कंपीट करना पड़ता था ब्रिटिश की मशीन से। ब्रिटिश के मशीन ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाते थे, पहली बात। दूसरी बात, सस्ते होते थे। इस वजह से बेचारों को, इंडियन क्राफ्ट्समैन को बंद करना पड़ा अपना काम, और क्या तो एग्रीकल्चर में शिफ्ट होना पड़ा या बिना नौकरी के रहना पड़ा। इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट एक टाइम पे वर्ल्ड में ब्रांड माना जाता था, खत्म हो चुका था बिकॉज ऑफ कंपटीशन फ्रॉम द ब्रिटिश मशीन मेड गुड्स। तो LIGHT में हम लोगों ने क्या पढ़ा? एल पढ़ा, आई पढ़ा, जी पढ़ा, एच पढ़ा। एल क्या था सर? लो कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज टू नेशनल इनकम। आई मतलब इनएडिक्वेट रोल ऑफ प्राइवेट पब्लिक सेक्टर। जी मतलब गॉट शॉर्टेज ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। एच मतलब ह्यूज कंपटीशन हैड टू बी फेस्ड फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स। एंड टी का मतलब टू फोल्ड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी। आपको पता ही है जो टू फोल्ड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी का मतलब। अच्छा, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आप लोग सुन लो और लिख लो इफ पॉसिबल। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एक ऐसा कंसेप्ट है दोस्तों, जहां पे एक कंट्री कोशिश करती है कि एक जगह का इंडस्ट्रीज बंद हो जिससे दूसरे जगह इंडस्ट्रीज खुल सके। ब्रिटिश का क्या इंटेंशन था? इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो बंद होना चाहिए, तभी तो ब्रिटिश का इंडस्ट्रीज काम कर पाएगा। सो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इज अ पॉलिसी ऑफ destroying industries of a particular place or a country in order to reinforce or grow the industries of some other place or country. फिर से, deindustrialization is a policy wherein attempt is made to destroy the industries of one country or a place to improve the industry of another country or place. और ब्रिटिश का दो पॉलिसी था, आपको मैं पहले से बता रहा हूं, क्लास की शुरुआत से बता रहा हूं। पहला क्या? इंडिया को रॉ मटेरियल्स का एक्सपोर्टर बनाओ, और दूसरा, इंडिया को अपना फिनिश प्रोडक्ट मतलब ब्रिटिश का फिनिश प्रोडक्ट का मार्केट बनाओ, मतलब ब्रिटिश का फिनिश प्रोडक्ट को इंडिया में लाके बेचो। रिड्यूस इंडिया टू एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स और कन्वर्ट इंडिया टू इंपोर्टर फॉर चीप फिनिश प्रोडक्ट्स। जस्ट इमेजिन। और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज की वजह से डिक्लाइन हुए, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, और ब्रिटिश का जो चीप प्रोडक्ट्स था बिकॉज मशीन ज्यादा बनाते थे, इंक्रीज हुआ। ये लाइट दिखाता है इंडस्ट्रीज का सिचुएशन। 5 है LIGHT, लो लेवल ऑफ कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम। आई का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? इनएडिक्वेट रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। जी मतलब गॉट कंपटीशन फ्रॉम कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। एच मतलब ह्यूज कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड गुड्स। एंड टी का मतलब डू फॉर टी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी। डियर फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर का हालत और इंडस्ट्रीज का हालत मैं बता चुका हूं। बात यहां तक क्लियर है क्या? यो और नो एवरीवन? और अगर नहीं क्लियर है तो प्लीज थ्रो योर क्वेश्चंस एट मी, फटाफट एवरीवन। रिस्पॉन्ड फास्ट मेट्स। यहां से समझ के नहीं जाना आप लोगों को, इस क्लास से लर्न करके जाना है। सुनिए अब अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। अब यहां पर ये एक चेन इफेक्ट है। चेन इफेक्ट का मतलब कि जितने भी फोर्सेस आपने पढ़े ना लाइट के, सब एक दूसरे के तरफ काम कर रहे हैं। ब्रिटिश का था टू फोल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी। टू फोल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से इंडियन गुड्स को कंपटीशन फेस करना पड़ता था मशीन गुड्स से। मशीन गुड्स से कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था, क्यों? क्योंकि कैपिटल गुड्स इंडिया में कम थे, इंडस्ट्रीज कम थी। इसका इंपैक्ट क्या हुआ कि प्राइवेट सेक्टर का कोई रोल नहीं रहा, प्राइवेट सेक्टर कुछ भी नहीं कर रहा था इंडिया में। और प्राइवेट सेक्टर क्योंकि कुछ नहीं कर रहा था तो इंडिया का जीडीपी या एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स जीडीपी कम रहा। मतलब इट्स कॉल्ड चेन इफेक्ट, वन थिंग लीडिंग टू द अदर। तो अभी तक फ्रेंड्स हम लोगों ने दो तरीके से ब्रिटिश ने किस तरह से डिस्ट्रॉय किया या क्या स्टेटस पर ला दिया था, दो सेक्टर्स को हमारे, वो हमने डिस्कस कर लिया। एक हम लोगों ने दोस्तों डिस्कस किया एग्रीकल्चर सेक्टर, और एक हम लोगों ने, जैसा कि आप लोग जानते हो, डिस्कस किया इंडस्ट्रियल सेक्टर।
ठीक है। एग्रीकल्चर में 3 तरीके यूज किए, फोर्स कमर्शियलाइजेशन, जमींदारी सिस्टम और लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। इधर पे लाइट, लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, इनएडिक्वेट रोल, हाँ, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड गुड्स, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, लो लेवल ऑफ ग्रोथ, टू फोल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी। अब आते हैं फॉरेन ट्रेड पर। देखिए, मैंने तो आपको फॉरेन ट्रेड में बताया ही कि इंडिया ब्रिटिश के आने से पहले 27% कंट्रीब्यूट करता था। यहां पे भी मैं वही लिख रखा हूं कि इंडिया वॉज इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन सिंस एंशियंट टाइम्स। पर ब्रिटिश का जो पॉलिसीज था वो खतरनाक। क्या करता था मालूम है ब्रिटिश? अगर इंडिया का बना हुआ कोई प्रोडक्ट इंडिया विदेशों में बेचना चाह रहा है ना, ब्रिटिश उस पर 50% टैक्स लगा दिया। ब्रिटिश में मान लो इजिप्ट से कोई 1000 रुपए का प्रोडक्ट उस समय खरीद रहा है, ब्रिटिश उस पर 50% टैक्स लगा दिया अगर वो इंडिया का है। पर उसी प्रोडक्ट का ऑल्टरनेटिव मशीन से बना हुआ अगर ब्रिटिश का खरीदेगा तो नो टैक्स। तो नेचुरली वो जो इंपोर्टर है वो तो देखेगा ब्रिटिश का प्रोडक्ट सस्ता है, वो ब्रिटिश का प्रोडक्ट खरीद लेगा, वो क्यों माथा लगाएगा इंडियन का प्रोडक्ट्स पे। इस वजह से इंडिया का ट्रेड खत्म हो गया, हालत खराब हो गया इंडिया का ट्रेड का। अगर इंपैक्ट ऑन फॉरेन ट्रेड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया पढ़ना है तो द कीवर्ड इज डिम। डिम मतलब कम हो जाना, और दैट इज द शॉर्टकट फॉर यू ऑल्सो, डिम। डिम में सबसे पहले डी का मतलब ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ, दूसरा आई का मतलब इंडिया को बना दिया इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स एंड एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स, और एम मतलब मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश ओवर द इंडियन मार्केट। आइए एक एक करके पढ़ाई करते हैं इनके बारे में। इंडिया जो इंपोर्ट करता था ना उस समय, उससे ज्यादा एक्सपोर्ट करता था, तो इसकी वजह से इंडिया के पास पैसा ओवरऑल में आता था। आज अगर इंडिया 1000 रुपया का प्रोडक्ट बेचा, 500 का मंगाया, तो इंडिया का नेट सरप्लस तो 500 है ना। ये जो 500 रुपया इंडिया फॉरेन ट्रेड में कमा रहा था ना, ब्रिटिश इसको ब्रिटेन भेज देता था, ब्रिटेन का डेवलपमेंट के लिए, ब्रिटिश का डेवलपमेंट के लिए। ड्रेन ऑफ वेल्थ, पैसा इंडिया का जा रहा है विदेशों में, ब्रिटेन में। हाँ, जो भी इंडिया प्रॉफिट करता था एक्सपोर्ट करके दुनिया भर में, उसको यूज किया जाता था ब्रिटिश का वॉर लड़ने के लिए, ब्रिटिश का एक्सपेंसेस पे करने के लिए। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, और क्या हो रहा है? डी, ड्रेन ऑफ वेल्थ। आई, दोस्तों इंडिया बन चुका था इंपोर्टर ऑफ फिनिश प्रोडक्ट एंड एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। इंडिया जो कि कपड़े एक्सपोर्ट करता था, अब एक्सपोर्ट क्या करता था पता है? कपड़े बनाने के लिए कॉटन, वूल, रॉ सिल्क, शुगर, इंडिगो, जूट, जस्ट इमेजिन। और इंडिया क्या इंपोर्ट करने लग गया? कपड़े, मशीन्स, जस्ट इमेजिन। ये हो गया था प्रॉब्लम। और एम, ब्रिटेन एक और लॉ बना दिया था जिसके अंदर इंडिया का जो भी प्रोडक्ट बिकेगा ना, उसमें से लगभग 60% प्रोडक्ट ब्रिटेन जाता था, और कहीं बेच भी नहीं सकता किसी और फॉरेन कंट्री को, ब्रिटेन। और अलाउ भी होता था कुछ अदर कंट्रीज के साथ। तो कैसी कंट्रीज मालूम है? सिलोन, श्रीलंका, पर्शिया, ईरान, वो सब जगह। ऊपर से ब्रिटिश जो है सुएज कैनाल ही इसलिए 1869 में बनाया जिससे इंडिया और ब्रिटेन के बीच में डिस्टेंस कम हो जाए और ज्यादा ट्रेड बढ़ सके बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। जस्ट इमेजिन। देखिए सुएज कैनाल, देखिए आप लोग, देखिए एक बार। पहले क्या करना पड़ता था? मान लो मुंबई है, ऐसे आना पड़ता था ब्रिटिश को ट्रेड करने के लिए, ठीक है। और जैसे ही सुएज कैनाल बना, वो हेल्प किया ब्रिटिश को ये वाला पाथ फॉलो करने में। कौन सा वाला पाथ सर? ये वाला पाथ फॉलो करने में। इसकी वजह से ब्रिटिश के लिए और इजी हो गया इंडियन मार्केट्स को टैप करना, एक्सेस करना, पकड़ना। 1869 सुएज कैनाल। तो दोस्तों एक बार फॉरेन ट्रेड का क्या स्टेटस था एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं और फिर डिस्कशन को यहां वाइंड अप करेंगे। डिम, ड्रेन ऑफ वेल्थ, जो भी एक्सपोर्ट सरप्लस आता था ब्रिटिश पे लिए जाता था। ब्रिटिश कैसे यूज करता था? अपना वॉर और ये सब को फंड करने के लिए। आई, इंडिया को बना दिया था इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स एंड एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स। और एम, मोर देन 50% ऑफ ट्रेड जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड होता था ब्रिटिश के साथ होता था, मोर देन 50%। बाकी पर्शिया और गल्फ ये
अदर छोटी छोटी कंट्रीज के साथ होता था, सिलोन और ये सब। और 1869 में जब सुएज कैनाल स्टैब्लिश हुआ तब इंडिया और ब्रिटेन का डिस्टेंस और इजी और कम हो गया, ब्रिटिश के लिए और इजी हो गया इंडियन मार्केट्स को एक्सेस करना। ये था फॉरेन ट्रेड का हालत। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग 3 सेक्टर्स के बारे में पढ़े हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड फॉरेन। सभी को क्लियर है, यो और नो? प्लीज रिस्पॉन्ड फास्ट एंड नो। ओके डियर फ्रेंड्स, हाँ गरिमा, देयर विल बी डायरेक्ट क्वेश्चन एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चंस कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे। फर्स्ट वी हैव गॉट टू अंडरस्टैंड द फैक्ट्स, उसके बाद मैं क्वेश्चन खेलूंगा आपके साथ, डोंट वरी। जस्ट अंडरस्टैंड द चैप्टर फर्स्ट, गैदर द चैप्टर फर्स्ट, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब बात करेंगे। ओके चलिए दोस्तों, सो दैट्स इट फॉर द डे, बाय बाय एवरीवन।